So hi everyone, welcome to our YouTube channel केजी क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 कॉमर्स। उसके कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जो पहली वीडियो में देखे होंगे हमने 50 से लेके अप्रोक्स 71 या 2 इवन देख ले तो कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने एग्रीकल्चर इनकम तक किए थे हमने। हाँ, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो देख सकते हो। और हमने साथ साथ कंपटीशन जो एक्ट है 2002 वो भी कवर कर लिया। एलएलपी एक्ट है उसके स्पेसिफिकली पीवाई की वो की है हमने। उसके भी आप देख सकते हो, सारे में लिंक डाल दूंगा तो आप चेक कर लेना वो। अब हम क्या करेंगे, अब से स्टार्ट करते हैं सोल्व करना क्वेश्चंस को। तो जो पहला 1 मिनट वेट कर लो, थोड़ा माइक चेक कर ले तो कनेक्ट है या नहीं है। हाँ, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है अभी। एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा ना इश्यू आता है, ऑनलाइन क्लासेस हम रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा इश्यू आता है, बट मैनेज करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर जब ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। चेक के केस में, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉअर ड्रॉअर जो पेमेंट पे करेगा किसको, ड्रॉई को। जो पेमेंट एक्चुअल में जो रिसीव करेगा तो उसको क्या होता है कि इसकी, मान के चलो किसी ने क्रेडिट में गुड्स सेल करता है, चेक इश्यू करके देता है, तो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है, जैसे कि आपने सुना होगा जेठालाल के केस में कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कि जेठालाल नो में चेक इशू करके देता है कि अगर मान लो कोई भी क्रेडिट में गुड्स सेल कर बाई करता है, मान लो गुड्स उसने बाई कर ली, उसने चेक इशू कर लिया, चेक इशू कर दिया कंपनी को। अब वो चेक क्या होगा, जमा कर, वो कंपनी क्या करती है बैंक में जमा करवा देगी। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है उसकी, अगर वो चेक बाउ मतलब कि डिसऑनर हो जाए, कि अगर मान के चलो बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं है, तो उस केस में चेक क्या होगा, डिसऑनर होगा। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है जेठालाल ड्रोई की, ड्रोवर की, जो बिल ड्रॉ करके देता है कि वो कंपनसेट करे, वो पैसा पे करे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये हमें याद भी रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है, ए टर्म लोन बिकेम्स एनपी, जो एक लोन है वो एनपी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनेगी इफ इट्स इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स रिमेन ओवर ड्यू पीरियड ऑफ मोर देन। एनपी कब बनेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर 90 डेज के अंदर वो पैसा रिकवर नहीं होता है। अगर मान के चलो कोई भी इंस्टॉलमेंट्स है, कोई भी मान के चलो कोई भी लोन उठा रखा है, तो उसका इंटरेस्ट या कोई भी पेमेंट वो आनी हो 90 दिन के अंदर नहीं आती है, तो उस केस में उस चीज को मान लिया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो पैसा रिकवरेबल नहीं है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मानेंगी बैंक उसको। तो क्या टाइम पीरियड कितना है, 60 डेज का। 90 डेज नहीं, अब 60 डेज है। सॉरी 90 डेज, एनपी 19 डेज का, 3 महीने के अंदर एनपी मानेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो करेक्ट आंसर भी साथ साथ चेक कर लेते हैं इसका। इसका करेक्ट आंसर भी 19 डेज है, ये मैंने गलत मार्क किया। ये एक्चुअली में वो नहीं, मेरे को आता नहीं, मेरे को आंसर आता है, वो थोड़ा हो गया था, कंफ्यूज हो गया कि माइंड डाइवर्ट हो गया था, कहीं पे और था। तो इसमें क्या होता है कि 19 डेज के अंदर अगर पैसा रिकवर नहीं होता है, तो उस केस में नॉन पे मान लिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लेंगे बैंक, तो पैसा रिकवरेबल नहीं एनपीए के अंदर डाल देगी। ये हम नेक्स्ट वीडियो मतलब इसका ना, जो मैं क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन मार्क किए थे कुछ, और इस वीडियो में भी कर रहा हूँ।
तो वो ये है कि हम स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ कुछ डिफरेंट है थोड़े। ये हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना लेंगे एक स्पेसिफिक का, उसका ना मैं उसका भी लिंक अटैच करूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो मैं ऐड कर दूंगा। तो वो साथ उस एक साथ ही कर लेंगे, जितने कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, थोड़े ही बनेंगे अप्रोक्स, उसको हम साथ ही कर लेंगे, क्योंकि हमें इनका ना थोड़ा डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ने हिंदी में मार्क किया था, तो इसका जो मैं को बता देता हूँ क्या था ये। साझेदारी फॉर्म में विघटन की, अगर मान के चलो फॉर्म बंद होने जा रही है, फॉर्म क्लोज होने जा रही है, तो उस केस में मतलब अरेंज करना कि किस किस को पहले पेमेंट की जाएगी, तो वो एक अरेंजमेंट बतानी है हमें। अगर फॉर्म बंद होने जा रही है तो उस केस में किस मतलब किस किस को पहले पेमेंट की जाएगी, तो इसका जो आंसर है क्या है हमारा, सी। सी, पहले हम अन्य पक्षों के ऋण की भुगतान, मतलब कि आउटसाइडर्स को जितनी भी पेमेंट अगर हमने उठा रखी है, लोन उठा रखा है, वो हम पहले क्रेडिटर्स को पे करेंगे, फिर उसके बाद में हम पे करेंगे ए का। पर अगर मान के चलो जितने भी पार्टनर्स है वो फर्म फर्म के अंदर, वो फर्म को एक प्रकार का लोन देते हैं, एक्स्ट्रा लोन देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, फर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हैं लोन के टाइप में, एक फर्म को लोन देते हैं, लोन पार्टनर्स का, वो उनको पे किया जाएगा, पहले आउटसाइडर्स का पे किया जाएगा, फिर पार्टनर्स का लोन पे किया जाएगा। फिर थर्ड केस क्या है, डी। डी क्या है हमारा, देय पूंजी खाते का आनुपातिक भुगतान प्रत्येक, मतलब उसका क्या है, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रखा, वो पे क्लियर करेंगे डी का, प्रत्येक एवरी पार्टनर को, मतलब उसको क्या है ये पेमेंट की जाएगी लाइक एवरी, हर एक पार्टनर को उसका जो इंटरेस्ट वगैरह है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने इन्वेस्टमेंट कर, जो रिमेनिंग पेमेंट सर, बाकी जो और को जो लाभ विभाजन, उनको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पीएसआर के अंदर जो रिमेनिंग बचता लास्ट में, वो दिया जाएगा उसमें। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। अभी ये आ गया सेक्शंस का हमारा। अब इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा क्या है। इसका करेक्ट आंसर देखो, ये, अब देखो, 285 स्मॉल कंपनी, 285 285 स्मॉल कंपनी, सेक्शन टू सब सेक्शन टू 85 स्मॉल कंपनी। अब मान के चलो, अब ये याद रख सकते हो 285 में, रुको इसका सेक्शन और कुछ बताता हूँ। हम्म, हाँ, और 200, हाँ मतलब ये याद रखो 285 रुपए में कंपनी, छोटी कंपनी बनाई, मतलब देख अमाउंट कितना है, 285 छोटा है, 285 में छोटी कंपनी बनाई, स्मॉल कंपनी बनाई, याद रखो 285 रुपए में स्मॉल कंपनी बनाई, 285 रुपए में स्मॉल कंपनी बनाई। सबसे हाईएस्ट 455 जो सेक्शन है वो क्या किसके रहेगा, वो रहेगा हमारा थर्ड डोरमेंट कंपनी के लिए, जो सबसे ज्यादा इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, इतनी ज्यादा इनएक्टिव कंपनी है, मतलब डोरमेंट कंपनी एक वो कंपनी होती है जो की सिचुएशन में बनाई जाती है, नॉर्मली इनएक्टिव है वो, बट जो नॉर्मल फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हम आज के टाइम में कंपनी तो खोल ली, बट उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हम भी करेंगे, मतलब आज जमीन वगैरह खरीद ली, बट उसके अंदर उसके जो ऑपरेशंस हम फ्यूचर में करेंगे, हम ये डोरमेंट कंपनी होती है, मतलब एक्टिवली रोल प्ले नहीं करती डोरमेंट कंपनी, सेक्शन 455 के अंदर आएगी। अब सेक्शन दो और फिर सेक्शन 378 के अंदर क्या आएगा, प्रोड्यूसर कंपनी, और प्रोड्यूसर है 378 के अंदर बनाएगा, और जो एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी वो कंपनी है जो जिसके अंदर 20% इन्वेस्टमेंट रहता है, मतलब अप्रोक्स 20 से 50% रेंज, मतलब जिसके अंदर 20% से लेके 50% तक एसोसिएट कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, मतलब एसोसिएट मतलब कि
एक कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करिए 20% से लेके 50% तक के बीच में, तो कंपनी क्या होगी, एसोसिएट कंपनी रिलेशन होगा इसमें। तो इसका 2 सबसेक्शन 6 आएगा। इसका जो आंसर फोर्थ था। अब इसको ना सीरीज में याद रखना, कौन सा पहले है कौन सा बाद में आया। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, डी। पहले एशियन, एशिया के अंदर, एशिया क्या है, एशिया के अंदर जो एशिया काफी मतलब मल्टीपल कंट्रीज ऐसा कुछ होता है। तो एशिया के अंदर डी और फिर सी, एशिया के अंदर सार्क आई बड़ी, सार्क मछली होती है सार्क, सार्क आई। और फिर सार्क के अंदर देखो, सार्क है उसके अंदर यूरोपियन यूनियन है, और यूरोपियन यूनियन के अंदर हम नाफ्टा डाल देंगे, नाफ्टा। देखो, एशिया के अंदर सार्क आई और वो सार्क रहती है यूरोपियन यूनियन समुंदर के अंदर, और यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन जो समुंदर है उसके अंदर नाफ्टा का केमिकल डाला गया, नाफ्टा केमिकल डाला गया। तो नॉर्मली हम याद रख सकते हैं एशिया की, एशिया, एशिया के अंदर सार्क रहती है, और सार्क कहाँ पे रहती है, यूरोपियन यूनियन समुंदर के अंदर। सी, एशिया, एशिया एक मान के हाँ एशिया, एशिया के अंदर सार्क रहती है, और वो सार्क किसके अंदर रहेगी, कौन सा समुद्र, समुद्र का नाम है यूरोपियन यूनियन। और जो यूरोपियन यूनियन जो समुद्र है उसके अंदर नाफ्टा का केमिकल डाला गया, नाफ्टा, नेशनल एग्रीमेंट फॉर फ्री ट्रेड, नेशनल एग्रीमेंट फॉर फ्री ट्रेड एंड एग्रीमेंट। हो गया याद। और इसकी डेट अगर मैं बता देते हैं तुमको, डेट भी बता देते हो साथ साथ में, तो डेट वाइज याद रखना चाहो तो। आप फोन उठा के मत देखना, फिर है ना फोन ही देखोगे काफी टाइम तक। मैं बता देता हूँ। नाफ्टा क्या है, नाफ्टा हमारा आया था 1994, 1994। यूरोपियन यूनियन कब आया था हमारा, यूरोपियन यूनियन आया था 1993, 1993। सार्क कब आई थी, सार्क आई थी 1985। और एशियन कब आया था, एशियन हमारा आया था 1967। ये सबसे पहले एशियन आया, एशिया के अंदर सार्क आई, एशिया की सार्क, एशिया के अंदर मतलब एशिया था, एशिया के अंदर सार्क आई, और सार्क क्या था, यूरोपियन यूनियन, सार्क यूरोपियन यूनियन समुद्र के अंदर आई। और फिर बाद में क्या, उसमें नाफ्टा का केमिकल डाला गया, याद याद रख लो। अब इसका क्या है, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। अगर मान के चलो हम मल्टीपल नेशनल, अगर मान के चलो हम कैपिटल बजटिंग का प्लान कर रहे हैं, कि नॉर्मली कैपिटल बजटिंग होती है क्या है, अगर मान के चलो कोई भी इन्वेस्टमेंट करे, कंपनी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उससे रिटर्न आएगी। तो उससे रिलेटेड अब क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स है इसके, वो क्या है, उसका सीक्वेंस पूछ रखा है। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है हमारा वो रहेगा, पहले देखो हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारा बाहर कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, मान लीजिए डिटरमाइन कर लिया नेट इन्वेस्टमेंट आउटले, आउटपुट, आउटले हमारा जा रहा है 50 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट हुआ। फिर क्या करेंगे, अब उससे कितना कैश फ्लो आया, अगर उसके मान के चलो 70 लाख रुपए कैश फ्लो, फ्यूचर में हमें जो कैश का जो फ्लो आएगा वो आएगा 70 लाख रुपए। अब 20 लाख का क्या रिटर्न है, फिर उसमें क्या करेंगे डी, हम उसमें डिस्काउंट रेट लगाएंगे,
अब ये कैश फ्लो अलग अलग टाइम पे हमारे पास पैसा आएगा, उसमें क्या है, उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उसकी। अब काट पीट के इसकी प्रेजेंट वैल्यू आई अपने पास 60 लाख रुपए। तो 10 लाख का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और फिर सी, हम इसका इवेल्युएशन मतलब इवेल्युएशन करेंगे, लास्ट में अप्लाई करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल है या नहीं है। मतलब टेक्निक यूज करेंगे कौन सी इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, इससे रिलेटेड डिसीजन लेंगे। पहले देखो आउटले डिसीजन, इतना पैसा बाहर जाएगा तो इतना पैसा मतलब कि रिटर्न रिटर्न मिलेगी, रिटर्न हमारी। ये आउटले आउट मतलब बाय इन्वेस्टमेंट हुई है, ये इनफ्लो हुआ पैसा बिजनेस के अंदर है। 50 लाख बाहर इन्वेस्टमेंट कर दिया, और फिर प्रोजेक्ट से हमारे पास 70 लाख रुपए अंदर आया। और फिर प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट किया गया हमने फ्यूचर वैल्यू को, जो फ्यूचर में जो वैल्यू थी, मतलब 70 लाख की क्या फ्यूचर में अलग अलग टाइम पे आया, तो उसकी आज के टाइम में वैल्यू कम होगी, क्योंकि फ्यूचर में वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है। तो उसकी डिस्काउंट करेंगे हम, उसकी 60 लाख काट पीट के आज के मतलब कि आज अगर 50 लाख रुपए हम किसी कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके उससे फ्यूचर में हमें 60 लाख आ रहे हैं, सेम अलग दूसरे में कंपेयर करने में इजीली होता है। तो पहले से हम एस्टिमेट करते हैं, अगर आप 50 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 70 लाख की आज की उसकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि 60 लाख रुपया मिल रहे हैं उस प्रोजेक्ट से हम इन्वेस्टमेंट करके। तो हमें बेनिफिट हो रहा है उसका मतलब कि टेक्निक यूज करके इवेल्युएशन करेंगे। तो सिंपल से स्टेप्स है। तो नॉर्मली पहले आउटपुट मतलब कि आउटले कितनी इन्वेस्टमेंट गई, और फिर प्रोजेक्ट से हमें कितना एस्टिमेट करना, कितना कैश फ्लो होगा आएगा। फिर बाद में क्या करेंगे हम, डी डिस्काउंटिंग करेंगे पैसों का जो आउटपुट मतलब इनपुट हुआ था। फिर सी यूज करेंगे हम, कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी, इवेल्युएशन करेंगे लास्ट में। अब इसमें ये है, इसका कुछ कुछ स्टेटमेंट्स कौन सी सही है। ये जो है क्वेश्चन हमने डिस्कस कर मतलब कि डिस्कस नहीं, और सिमिलर है इससे ना डिटेल्ड कंपनी, और ये है ना सारे डिस्कस कर रखे कंपनी क्या होती है, डोमेस्टिक कंपनी फोन कंपनी से रिलेटेड इनकम टैक्स के अंदर वीडियो वो हमारी उसके अंदर डिस्कस किया था हमने। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ है, ए बी ई। ए बी ई कैसे, देखो एक कंपनी, इफ एक कंपनी इन इंडियन कंपनी, कंपनी क्या है, तो इंडियन कंपनी के अंदर इंडियन कंपनी वो है जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो रखी है। और इंडियन कंपनी को ऑटोमेटिकली वो डोमेस्टिक कंपनी माना जाएगा, क्योंकि वो जितने भी उसका बिजनेस वगैरह वो सारे हैंडल करते हैं इंडिया के अंदर, वो हमेशा डोमेस्टिक कंपनी रहेगी, इंडियन कंपनी जाली ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। ये स्टैंड बिल्कुल सही है। फोन कंपनी मीन्स देखो तीन टाइप की मतलब कंपनी कैसे डिफाइन की, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फोन कंपनी। जो कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो रखी है, इंडियन कंपनी। और फोन कंपनी जो फोन का एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर हो रखी है, और जो बिजनेस हैंडल कर बिजनेस को कंडक्ट करती है मतलब इंडिया के अंदर, फोन एक्ट के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर हो रखी है, फोन एक्ट कंपनीज, उसके अंदर रजिस्टर्ड होना। अब फोन कंपनी रेजिडेंट हो सकते, देखो फोन कंपनी में से कंपनी विच इज नॉट इन डोमेस्टिक कंपनी, फोन कंपनी वो कंपनी होती है जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं होगी कभी, मतलब कि फोन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं होगी, क्योंकि इसके क्या है कि क्या कहते हो बिजनेस को रन कर रही हो, पर डोमेस्टिक कंपनी नहीं है इंडिया की। और जैसे कि डोमेस्टिक कंपनी इंडिया की कौन सी है, जो कंपनी इंडिया के बिजनेस में, इंडिया की जो कंपनीज है, नॉर्मली सुना होगा कि ये डोमेस्टिक कंपनी फोन कंपनी है। और नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लाती है जो इंडियन कंपनीज की एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर हो रखी है, उन कंपनीज को कंपनी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये भारतीय कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इनको प्रोटेक्ट करना है फोन कंपनीज के अंदर। अब फोन कंपनीज में अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है, वो बिजनेस इंडिया के अंदर आके करेंगे जो अच्छी क्वालिटी के अंदर, जैसे कि टोयोटा मोटर्स है, जापानी की कंपनीज है, और भी काफी फोर्ड मोटर्स है, अच्छी अच्छी कंपनीज है। और डोमेस्टिक कंपनीज कौन सी रहेगी, मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी, होंडा, होंडा तो नहीं कह सकते, ये कुछ इंडियन कंपनी जैसे महिंद्रा, महिंद्रा हो गई, और कौन सी है, टाटा,
ये कुछ इंडियन कंपनीज है जो बिजनेस इंडिया के अंदर रन कर रही है। अब इनके पास अच्छी क्वालिटी टेक्नोलॉजी है, तो इनको क्या है, मतलब फोन कंपनी कभी मतलब फोन कंपनी मतलब डोमेस्टिक कंपनी नहीं होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी। फोन कंपनी मीन्स एक कंपनी विच इज नॉट एन डोमेस्टिक कंपनी। फोन कंपनी कभी डोमेस्टिक कंपनी नहीं होगी, ये चीज स्टेटमेंट सही है। और फिर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन कंपनी कैन बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, गलत है ये। जो इंडियन कंपनी है वो हमेशा ऑलवेज रेजिडेंट रहेगी, बिजनेस चाहे कहीं पे भी करती हो, इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर हो रखे हो, हमेशा नॉन सॉरी रेजिडेंट ही रहेगी हमेशा। उसका जो स्टेटस है, रेजिडेंशियल स्टेटस, हमेशा इंडियन कंपनी का वो रहेगा, क्या, रेजिडेंट रहेगा। ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फोन कंपनी कैन नेवर बी रेजिडेंट इन इंडिया। जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ना फोन कंपनी का, कैन नेवर बी रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंशियल फोन कंपनी कैन नेवर बी इंडिया को उसका वो हमेशा क्या रहेगी, रेजिडेंट नहीं रहेगी, उसका मतलब कि क्या रहेगी, अनारी रहेगी। तो उस केस में तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नहीं रहेगा, मतलब इसमें क्या रहेगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेज, जो बिजनेस को कहाँ मैनेज कर रही है, ओएम लगेगा इसके अंदर। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फोन कंपनी का, जो फोन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा क्या रहेगा, कैन नेवर बी रेजिडेंट, मतलब कभी भी रेजिडेंट इन इंडिया नहीं रह सकता। ये गलत है, क्योंकि फोन कंपनी रेजिडेंट हो सकती है इंडिया के अंदर if उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो अपना बिजनेस हैंडल कर रही है इंडिया के अंदर, मैंने कुछ भी मतलब वो उसका जो बिजनेस है हैंडल कर रही है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर, तो उस केस में वो रेजिडेंट हो सकती है। तो कैन नेवर वाला तो स्टेटमेंट गलत है ये वाला। फोन कंपनी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फोन मतलब कि फोन इनकम, अगर कंपनी रेजिडेंट इंडिया के अंदर उसने फोन इनकम जनरेट किए, फोन कंपनी प्रोडक्ट किए, टैक्स इंडिया के अंदर पे करेगी, तो फोन कंपनी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, जो फोन कंपनी है वो टैक्सेबल रहेगी उसकी इनकम किसके हैंड्स में, जो इंडिया के रेजिडेंट्स है। सॉरी इंडियन कंपनी वो रेजिडेंट है और इसने पैसा जनरेट किया, इंडियन कंपनी उसने पैसा जनरेट किया, जैसे कि महिंद्रा कंपनी है, महिंद्रा ने पैसा, फोन कंपनी जो गाड़ी बेची उसने पैसा जनरेट किया, तो वो इंडिया के अंदर आके टैक्स पे करेगी, वो टैक्सेबल रहेगी फोन इनकम। उसने फोन इनकम थी ना, वो फोन मतलब फोन कंपनी के अंदर गाड़ी सेल करेगी, तो उसका ABE आएगा। सो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको लिए का इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड रेगुलेशंस लाया गया सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड रेगुलेशन ये लेके आया, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कब इश्यू किया गया था, इसकी जो डेट पूछी गई है, इसका जो करेक्ट आंसर 2009 के अंदर, 2009 के अंदर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एजुकेशन फंड लाया गया एंड रेगुलेट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना और इन्वेस्टर्स को फ्रॉड स्कैम से बचाना, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई वो ना फ्रॉड ना हो, उनको वो करना, प्रोटेक्ट करना। अभी जो ये जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया है अभी, इसमें क्या है कि हम पहले हम निकालें मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, अब कोई भी यूनिट कंज्यूम करते हैं उसको कितनी यूटिलिटी मिलती है। तो नॉर्मली एक क्वेश्चन पहले भी आया था ऐसा, और उसमें प्रोडक्ट था शायद, हाँ प्रोडक्ट था, मार्जिनल प्रोडक्ट, उसमें क्या यूटिलिटी। अब क्या है कि अगर मान के चलो टोटल यूटिलिटी नेक्स्ट वाली और टोटल यूटिलिटी n माइनस में 1, ये मान के चलो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10। अब यहाँ पे क्या है, टोटल यूटिलिटी, एक कोई भी यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 5 10 ऐसी अब यूटिलिटी मिल रही है, तो 10 के अंदर जो पिछली वाली हम घटा देंगे, इसके अंदर ये वाली घटा देंगे और इसके अंदर ये। अब इसको क्या बोलेंगे, अब जो नेक्स्ट वाली होती है, नेक्स्ट होती है TUN बोलेंगे, और इसको बोलेंगे TU टोटल यूटिलिटी बोलेंगे, और n-1। ये जो है ना, इसमें से पहले वाले डिडक्ट करने, तो मार्जिनल यूटिलिटी को ये आएगा। अब टोटल यूटिलिटी को हम मेजर करेंगे कैसे,
सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी होती है उनका सम होगा टोटल यूटिलिटी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे, एवरेज निकालना किसी चीज का, तो टोटल एवरेज कैसे निकलेगा किसी चीज का, टोटल अपॉन मेन नंबर। तो अब इसमें टोटल कॉस्ट है, अब कॉस्ट कैसे एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल मतलब इसे फिक्स कॉस्ट पूछ रखी है, ऊपर टोटल फिक्स कॉस्ट रख देंगे, एवरेज निकालना तो अपन कितनी क्वांटिटी उससे प्रोड्यूस की है, इतनी कॉस्ट आई है, इसमें इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की, तो एवरेज निकलाएगा इसमें। अब मार्जिनल निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो चेंज इन द टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन द क्वांटिटी, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, तो ये फॉर्मूला है। तो क्वांटिटी हमारी नॉर्मली एक दो तीन चार ऐसे रहेंगे, तो क्वांटिटी के अंदर कुछ चेंज नहीं आएगा, एक क्वांटिटी चेंज होगी तो एक तो इसमें एक तो क्या ही लेंगे, तो ऊपर से चेंज इन टोटल क्वांटिटी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है इसका। तो इसके हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर है ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड। तो 3661। जी, इसका आंसर 3 है। और अगर आपको नहीं पता है तो ये 2025 का जून सीरीज, जो जून का एग्जाम हुआ था उसका पेपर है, कॉमर्स का, उसके अंदर एक शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था। देखो, ए टाइप ऑफ वैलिडिटी विच डेमोन्स्ट्रेट स्टैटिकली एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्कोर्स ऑन सिलेक्शन प्रोसीजर एंड जॉब परफॉर्मेंस। अब देखो इसके बीच में एक स्टैटिकली रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना, किसके बीच में, स्कोर्स के बीच में और जो सिलेक्शन का प्रोसीजर का बीच में। देखो, मान के चलो जब हमने उसको बंदे को सिलेक्ट किया, उसका जो प्रोसीजर है उसमें कितने उसने मार्क्स प्राप्त किए, और जो जॉब का जो परफॉर्मेंस है उसमें के अंदर उनके बीच में रिलेशनशिप देखना है, तो वो उसके अंदर किस टाइप की वैलिडिटी लगेगी, तो ये पूछा है इसके अंदर। इसके अंदर क्राइटेरिया, भाई तुम्हें एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि ये मतलब एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में तुम्हें ये काम करना है, ये जॉब करना है, तो तुम्हें रिलेशन क्राइटेरिया सेट करना, जॉब क्लियर मतलब कि सिलेक्शन पूरा प्रोसेस है ये, और फिर तुम्हें ये जॉब मिलेगी, ये काम करना होगा, तो नॉर्मली क्राइटेरिया सेट करना, क्राइटेरिया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वैलिडिटी। मान के चलो एक काम जैसे कि एसबीआई के अंदर आप काम करते हो, जॉब करते हो बैंकिंग से रिलेटेड, तो उससे पहले एसबीआई का खुद का एग्जाम होता है, पीओ में, पीओ और क्लर्क का। पीओ स्पेसिफिकली एक हायर पोस्ट के लिए होता है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट अलग होगी, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है, और क्लर्क के लिए एक छोटी थोड़ी एक जो नॉर्मल स्टार्टिंग पोस्ट होती है, तो लेवल का फर्क हो जाता है, मतलब जितना ज्यादा टफ एग्जाम होगा उतना ही ज्यादा अच्छी, मतलब वो होगी, क्या कहते हैं, मतलब जितना ज्यादा टफ एग्जाम होगा उतनी ही ज्यादा एम्प्लॉय क्या होगा, उतना ही ज्यादा लाइक जैसे कि हम मेहनत करेंगे, मतलब कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, तो मान के चलो आप यूजीसी नेट का जितना ज्यादा, जैसे कि नेट है, नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर जेआरएफ का क्वालिफाई करते हो, तो नेट क्वालिफाई करते हो तो नॉर्मली कि आपको पैसे कम मिलेंगे, तो वहीं जेआरएफ क्वालिफाई करोगे, पीएचडी करते हो उसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो जो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है उसमें एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, और उससे कि अगर जेआरएफ आप करते हो तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे, और नेट क्वालिफाई करोगे कॉलेज अच्छे मिलेंगे, बट उसमें क्या अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ओपन हो जाती है, तो उससे क्या ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, उनको रिलेट करना, एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है ये। अब ये अकाउंट एंड ऑडिटिंग का क्वेश्चन है, ये जो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है, 4 का, ACD। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती है आर टर्म्ड टुगेदर एंड मॉडिफाइड रिपोर्ट्स एज पर द स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, SC 705। इसका जो आंसर आएगा, एडवर्स रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट।
इसका जो आंसर तो सी है। एक बार मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इसको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से स्टडी करके। कंपनी होल्ड रॉ मटेरियल फॉर 16 डेज। कंपनी अपने रॉ मटेरियल को होल्ड करती 60 डेज के लिए। ठीक है, होल्ड कर लिया। प्लस में इट गेट्स क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर से क्रेडिट मिल जाता है उसको 15 दिन का। अब मान के चलो कंपनी होल्ड स्टॉक इन्वेंट्री। अब प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो 15 दिन का अंदर। अ, ये जो है हमें, ये जो 15 है ना, मान के चलो पूरी साइकिल है। तो सप्लायर से हमें 15 दिन का टाइम मिला, सप्लायर बोला कि 15 दिन तक ठीक है रख लो, उधार दे देंगे। फिर सप्लायर से हमें स्टॉक आया, स्टॉक या इन्वेंट्री बना, कितने टाइम तक होल्ड किया अपन ने, वो किया स्टॉक टेज। वो हमारा बना क्रेडिट गेट सप्लायर फॉर्म 15 डेज, 15 डेज के लिए हमें क्रेडिट मिल गया। एंड जो प्रोडक्शन है, वर्क इन प्रोग्रेस है, वो कितना लेगा, WIP 30 डेज, मतलब कि 15 डेज का। और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ कितने दिन के अंदर, 13 डेज फिनिश गुड्स के अंदर। 30 डेज क्रेडिट, क्रेडिट के अंदर, क्रेडिट टू डेटर। जो अपन ने क्रेडिट में गुड्स सेल किए ना, डेटर को देना। पूरी साइकिल है, तो इसमें कितना आएगा, इसके अंदर जो है हमारा क्रेडिट टू डेटर, इसमें 13 डेज। और कंपनी की स्टॉक कितने टाइम तक होल्ड करती है, 16 डेज के लिए प्रॉपर है। तो नॉर्मली इसका कितना आएगा हमारा, तो नॉर्मली कितना बन रहा है टोटल, ये हमारा बन रहा है 60 और 30, 90 और 90 और 30, 130 और 120 और 120 और 30, 150, 150 बन रहा है। पर नॉर्मली क्या पूछा, वर्किंग कैपिटल साइकिल, हमें कितने टाइम तक कैपिटल होल्ड रहेगा। अब ये चीज है, इसमें से क्रेडिट में हमें पैसा, ये रिकवरी है, रिकवरी का पूछता है, तो कैपिटल हमें कितना टाइम तक फंसा रहेगा। तो नॉर्मली इतना टाइम है जो हमारा पैसा स्टक रहेगा, कितना है, इसमें से हम 30 रिड्यूस कर देंगे, तो लास्ट में हम क्रेडिट को देंगे, पैसा रिकवरी का वो है टाइम है, तो ये 30। और तो नॉर्मली हमारा 120 के अंदर ये पैसे इतने 15 दिन ये पैसा फंसा रहेगा, 60 दिन यहाँ पे पैसा फंसा रहेगा, 15 दिन यहाँ 30, नॉर्मली 120 डेज के लिए पैसा फंसा रहेगा हमारा। मतलब कि ये क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टाइम के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब मान के चलो बिजनेस के अंदर हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर कोई भी सामान 15 दिन के लिए क्रेडिट पे मिलेगा, ठीक है, 60 दिन यहाँ पे पैसा तो यहाँ पे भी चाहिएगा, यहाँ पे भी चाहिएगा, मतलब यहाँ पे पैसा स्टक होगा। इस साइकिल को चाहिए। अब ये पेटेंट्स, पेटेंट्स कुछ भी क्रिएट करना माइंड से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, मतलब ऐसे कुछ चीजें क्रिएट करना जिसको हम रजिस्टर करवाते हैं, तो उसकी कितना टाइम पीरियड रहता है इसका, नॉर्मली 20 रहता है। पेटेंट्स कितना टाइम के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड कितना रहता है ये बताना है। और जिसका जो करेक्ट आंसर है हमारा, वो क्या रहेगा, 20 ईयर्स तक पेटेंट्स, और 20 ईयर्स तक रजिस्टर्ड रहते हैं, तो टाइम पीरियड रहता है, उसके बाद में रिन्यू करवाना होता है। अनपेड सेलर्स के राइट्स पूछ रखे हैं, वो सेलर जिसको पेमेंट, अब उसने गुड्स तो सेल कर दी पर उसको पेमेंट नहीं मिली, या गुड्स अभी उसके मतलब कि रास्ते में है, उसने, मान के चलो ये इसकी शॉप है, शॉप ओनर की, उसने गुड्स रास्ते में है, ये क्या बायर है, ये गुड्स रास्ते में है, तो उस केस में उसके पास कौन कौन से राइट्स है। उसके जो राइट्स है, राइट टू लेन, मतलब राइट टू लेन क्या होगा कि जो गुड्स सेल की है उसको एक्वायर करना, वो वापस क्या कर सकते, पोजीशन ले सकता है, मतलब लीन करना टाइप, रीसेल कर सकता है उसको, मतलब री लेन टाइप उसको ना,
अपने आधीन भी ले सकता है उसको। वो मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि गाड़ी वगैरह सेल करते हैं हम, यहाँ पे हम कोई भी कार सेल करते हैं, वो क्या होता है, रिकवरी एजेंट गाड़ी उठा लेता है, उठा रिकवरी से गाड़ी, रिकवरी एजेंट से वो अगर पेमेंट नहीं करेंगे, इंस्टॉलमेंट से वो कोई भी नहीं करते, ड्यू हो जाती है, तो गाड़ी उठा लेते हो। तो वो क्या है, राइट टू लेन, उनके पास राइट है, वो जो प्रॉपर्टी सेल की है, जो कोई भी चीज सेल की है, तो वो वापस लेना, लेन है उसके पास, लेन का राइट है। राइट टू सू फॉर, अगर फिर क्या आएगा, वो के राइट टू एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू नहीं कर सकते। नॉर्मली ये परफॉर्मेंस परफॉर्म करनी थी टाइप का, क्या है, एक सेल का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई ये गुड्स है, ये सेल करूंगा, उसके बदले में तेरा पैसा, कुछ परफॉर्मेंस की तो कोई बात ही नहीं हुई। अब राइट टू ऑफ रीसेल, उसके पास राइट है, वो गुड्स है, मान के चलो एक गाड़ी सेल की देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, टाटा मोटर्स है, उन्होंने गाड़ी सेल की, किसको, जो बायर है, नॉर्मली कस्टमर को गाड़ी सेल की। अगर कस्टमर, अब उन्होंने, कस्टमर ने क्या कर लिया, लोन ले लिया किससे, एक्स वाई जेड बैंक से, फाइनेंस पे गाड़ी ली थी। अब वो पर्सन बायर पेमेंट करेगा, इसको बायर पेमेंट करे एक्स वाई जेड को, हर मंथ पेमेंट करेगा इंस्टॉलमेंट्स। अगर वो इंस्टॉलमेंट्स ड्यू होती है, तो उस केस में उसकी राइट टू लेन, बैंक के पास क्या राइट, राइट रहेंगे उसके पास, उसकी गाड़ी उठा लेंगे, राइट ऑफ लेन। दूसरे केस में राइट ऑफ रीसेल, वो गाड़ी उठा के वापस बेच देंगे दूसरे पर्सन को, पैसा रिकवर कर लेंगे। या गुड्स ट्रांजिट में है, अगर गुड्स अगर मान के चलो गाड़ी बंदा लेके ही गया था, रास्ते में पेमेंट अभी तक नहीं की, ना पेमेंट करूंगा, तो उसकी गाड़ी ना रास्ते में ले लेंगे, भाई ठीक है वापस दे दो हमारी गाड़ी, हमें कैंसिल करना है ये। तो उसके पास गुड्स हमें हमें नहीं करना, आपको सेल नहीं करना, तो उस केस में कैंसिल, उसके पास ये राइट्स उसके, पर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट नहीं रहेगा उसके पास में। मतलब एक टाइप के ऐसा कि भाई आपको एक स्पेसिफिकली काम परफॉर्म करना है, जैसे कि एक सिंगर है, उसके साथ में डील करना कि आपको एक परफॉर्म करनी है चीज़, लाइक इवेंट परफॉर्म करना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी है। तो उस केस में अगर मान के चलो उसकी है ना वॉइस ही चली गई, उसको वो नहीं कर सकता, उस केस में हम केस नहीं कर सकते किसके ऊपर, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में हम केस नहीं कर सकते, हमारे पास राइट नहीं है उसका, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो भी हम थोड़े बाद में करेंगे, जो नॉर्मली थ्योरेटिकल और थोड़े रिपीटेड क्वेश्चंस वो करेंगे। अभी एक बार मैं वीडियो चेक कर लेती हूँ, टाइम की हो गई, हमारी क्लास कितने तक टाइम से चल रही है, अभी है टाइम। अब देखो इसमें ना रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज पूछी, रिग्रेशन कोफिशिएंट की। अब देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट जिसका जो फॉर्मूला होगा बी एक्स वाई और मल्टीप्लाई बी वाई एक्स, तो इस टाइप का फॉर्मूला रहता है कोफिशिएंट का। आर, ये आर आर रहेगा, मतलब इसका सिंबल रहेगा, रिप्रेजेंट करते कोरिलेशन को। तो अब यहाँ पे जो साइन है प्लस का तो यहाँ पे भी प्लस का आएगा, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का, मतलब साइन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर प्लस का अंदर है तो बाहर का भी प्लस का आएगा, बाहर अगर अंदर, सॉरी अंदर माइनस का तो बाहर माइनस का आएगा। तो देखो द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड द टू ग्रेजुएशन, देखो जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसको बोलेंगे, कोरिलेशन इसको बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसको बोलेंगे। और ये क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट इसको बोलेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये दो, ये बी एक्स वाई, रिग्रेस, इसको बी को क्या बोलेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई। एक्स क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वाई के ऊपर, रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई, इसको भी बोलेंगे बी को स्पेसिफिकली रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, वाई डिपेंडेंट एक्स के ऊपर। तो अगर यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा तो बाहर भी माइनस का साइन, अगर टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, देखो ये रिग्रेशन, देखो एक रिग्रेशन कोफिशिएंट दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट, अगर यहाँ पे
प्लस का साइन आएगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, टू रिग्रेशन कोफिशिएंट सेम साइन, तो दोनों को सेम साइन रहेगा, सही स्टेटमेंट, सेम साइन रहेगा। अब इसका जो आंसर वो बता देता हूँ मैं एक बार, क्या है इसका सही स्टेटमेंट कौन सी है। अब देखो, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अब जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट, नहीं, ये जियोमेट्रिक मीन होगा, हार्मोनिक मीन नहीं होगा। जियोमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट्स, एक बार मैंने नोट कर लेता हूँ इसको, एक इसमें से ये वाला मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा, क्योंकि अभी मैं चेक करने बैठा हूँ तो वीडियो काफी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं वो चेक करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। तो ये नॉर्मली मेरे अकॉर्डिंग जियोमेट्रिक मीन होता है इसका, और तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है। फिर अगला क्या है हमारा, इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन द यूनिटरी, अगर मान के चलो, अगर इनका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट नॉर्मली -1 से लेके +1 तक का रिलेशन रहेगा, और यहाँ पे 0, ये जो रिलेशन यहाँ तक रहेगा, -1 से लेकर 0, 0 से +1, अगर इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी, अगर यूनिटी से एक से क्या बड़ी है, तो अदर मस्ट आल्सो बी ग्रेटर देन यूनिटी, अगर दूसरी क्या है, यूनिटी से अगर एक से बड़ी रहेगी तो दो मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा जाएगी, तो चीज गलत हो जाएगी, उसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 रहेगी। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर, अगर मान के चलो अगर इसकी वैल्यू एक से ज्यादा है, सॉरी एक मतलब ग्रेटर देन यूनिटी, अगर यूनिटी से बड़ी है तो दूसरी क्या रहेगी, लेस रहेगी, उससे कम रहेगी, तो नॉर्मली एक ज्यादा रहेगी तो दूसरी कम रहेगी यूनिटी से, तो ज्यादा इसकी वैल्यू वन, इसकी भी इसमें लाई करेगी इसकी वैल्यू, आपको इसकी जो कोरिलेशन की जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, ये स्टेटमेंट सही रहेगी। द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर द इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। अब देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन हम पीछे डिस्कस किया था, अब चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, और यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये क्या रहेगा हमारा, ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहेगा, ये हमारी डिपेंडेंट रहेगी। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर हम कॉन्स्टेंटली प्लस या माइनस करते, तो आंसर के अंदर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर भी प्लस मतलब कि सेम अमाउंट, सेम चेंज नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट कोई चेंज नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, और उसके अंदर चेंज आएगा तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज ऑफ स्केल के अंदर अगर मान के चलो इसके अंदर माइन मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, तो आंसर के अंदर भी चेंज होगा, मतलब कि कोफिशिएंट कोरिलेशन के अंदर भी चेंज आएगा, डिपेंडेंट रहेगा, तो इस स्टेटमेंट क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट, ये देखो, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, स्केल पे क्या है, डिपेंडेंट रहेगी। अब इंडिपेंडेंट नहीं, सॉरी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं तो डिपेंडेंट रहेगी ना, तो ADE आंसर आएगा इसका। इसका भी हम चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या रहेगा, इसका जो करेक्ट आंसर 1 है। एक काम एक ए में मतलब फेस्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, ये वाला भी छोड़ देते, लीव कर रहे हैं डिस्कशन को। अब इसमें से ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की पार्ट पूछे इसके अंदर, जो माइक्रो लेवल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं उसके अंदर उसको उसका पार्ट पूछा क्या है। इसका जो आंसर है ABD, ABD,
इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, हमारा इंटरेस्ट रेट को इकोनॉमी के अंदर इम्पैक्ट डालता है, तो ये क्या मैक्रो रेट है, मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है इंटरेस्ट रेट। जैसे कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, तो वो क्या है मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करेगा, मतलब हाँ इकोनॉमिकली पूरी इकोनॉमी होल मैक्रो का पार्ट है। और प्रोडक्ट का जो प्राइस, फर्म अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखती है, खुद रखती है, और मार्केट के अकॉर्डिंग डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस देते हैं, माइक्रो को पार्ट है। कंज्यूमर बिहेवियर, फर्म के पास कंज्यूमर जो बिहेवियर, कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड करेगा, बिहेव करेगा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये तो कंज्यूमर के एक पार्ट है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और इसकी स्पेसिफिक यूनिट पढ़ते थे क्लास 12 में, माई कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब फैक्टर प्राइसेज, हम जो यूज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका फैक्टर्स का प्राइस डिटरमाइन करना। तो ये नॉर्मली प्रोडक्ट कॉस्ट पे हमारा डिपेंड करता है, कितनी कॉस्ट आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस डिटरमाइन करेंगे, और कितने फैक्टर्स कितनी पेमेंट करनी चाहिए। तो ये हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। एक फर्म अपने इंडस्ट्री के मतलब ये जो एक फर्म खुद डिसाइड करेगी। अब जो हमारा नेक्स्ट है, ये है पैरामेट्रिक टेस्ट है हमारा, जिसके अंदर हाइपोथेसिस हम टेस्टिंग करते हैं, जिसके अंदर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, जिसके अंदर पेयर्ड सैंपल के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। इसका जो आंसर है हमारा, वो है हमारा टी टेस्ट। अगर सैंपल साइज 30 से लेस है तो उसके अंदर टी टेस्ट यूज करेंगे पेयर्ड सैंपल्स के अंदर। हमें ये याद रखना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, पेयर्ड सैंपल है, और पैरामेट्रिक टेस्ट है। दो टाइप के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक क्या रहेगा, अजम्पशन बेस्ड रहेगा, अजम्पशन बेस्ड। और पैरामेट्रिक के अंदर जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये चीजें रहेंगी, एफ टेस्ट, अनोवा। सो आज की वीडियो में ना, आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, और जो हम क्वेश्चंस अभी छोड़ के चल रहे हैं वो हम लास्ट एक वीडियो में कर लेंगे, और स्पेसिफिकली हम इनकी ना पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे पूरे PYQ की। और क्योंकि वीडियो में जितनी ज़्यादा लेंथ कंज्यूम मतलब कि ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे, ज़्यादा खींच नहीं रहे हैं, ताकि क्रिएटिव वीडियो रहे। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे लास्ट की वीडियो में ऐड कर देंगे, पूरी प्लेलिस्ट रहेगी इसकी। और जब आप एक वीडियो ओपन करते हो सारी अटैच्ड मिल जाएंगी, वीडियो में सारी ओपन हो जाती है, आप ओपन है कि ये इसके सब सारी रिलेट करेंगे दूसरे के साथ में। एंड टिल देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे पेपर 1 से रिलेटेड। और जो अगर आपने MCQ नहीं देखे हैं, किसके, कंपटीशन एक्ट के, LLP के जो MCQ हमने अपलोड कर दिए, वो आप वीडियो देख लेना। एंड टिल देन सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। और मैंने एक पेपर 1 से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट MCQ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs बताए थे, MCQ जो इंपॉर्टेंट हिंट्स बताए थे कैसे याद रखनी है, तो वो चीज़ें भी थी, वो आप वीडियो देख लेना, उसकी उसका भी लिंक अटैच कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर। टिल देन हमारे साथ जुड़े रहिए, और TG ग्रुप को ऐसे बढ़ाते रहे, और थैंक यू, बने रहे हमारे साथ यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।